बाबा जमहूरियत मेरे सामने बैठे हैं, सिगार पी रहे हैं, बड़ा कीमती सिगार। मैंने कहा कुछ बात मुझे बताइए। उन्होंने कहा आप पूछें कुछ, आप बताओ क्या पूछना है आपने। मैंने कहा नजम सेठी साहब का मैं शो कल देख रहा था, क्या उन्होंने समा बांधा है और क्या खूबसूरती से एलेबोरेट करते जा रहे हैं, परते खोलते जा रहे हैं, कोई ना कोई बात बताते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नई बात, कोई ना कोई नया जाविया, साथ मुस्कुरा रहे हैं, साथ उसका मज़ा भी ले रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि उनको देखने वाली जो ऑडियंस है वो भी मुस्कुरा रही है, तो वो फील ट्रैवल होके नजम साहब तक भी शायद जा रही है। तो बाबा जमहूरियत मुझे कहते हैं कि बात उन्होंने क्या की है। मैंने कहा जी उन्होंने बड़े नफे तुले और बड़े बैलेंस्ड अंदाज में जनरल बाजवा की गुफ्तगू की, फिर मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, चीफ साहब की गुफ्तगू उन्होंने की और उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी बात की, और साथ उन्होंने बेसिकली कहा कि जो बाजवा साहब का मामला था उसमें बाजवा साहब के दिल में एक हमदर्दी मौजूद थी कि उन्होंने आर्मी चीफ वो लगे थे, नवाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ लगाया था, तो ये एक हमदर्दी का एक पहलू उनके दिल में था, जिसकी वजह से बकौल नजम सेठी साहब ये बातें मैं बाबा जमहूरियत से बता रहा था। वो सिगार पी रहे थे और लंबे कश लेके बड़े महव होके मेरी बात वो सुन रहे थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था उधर, बिल्कुल खामोशी। उन्होंने कहा आगे चलें, आगे बताएं मुझे। मैंने कहा बाबा जी नजम साहब तो कह रहे थे कि जनरल बाजवा जब नवाज शरीफ को मातूब कर चुके थे, कैद हो चुके थे यानी नवाज शरीफ, तो तब भी उनके साथ राब्ते में थे। अपने बहुत सारे मैकेनिज्म जो उनके इदारे का है उसके जरिए वो राब्ते में थे और उनका राब्ता उस्तवार था, सारे लोगों से वो राब्ता रुब्ता करते थे और दिल में उनके था भी। अब ये कंपैरिजन करते हुए वो कह रहे थे कि उस वक्त सारी जमातें जो थी वो बाहर थी और एक जमात अंदर थी और एक जमात उनकी फेवरेट जमात थी जिसके साथ वो लेके चल रहे थे, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब और ट्राइका, जनरल फैज, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उन्होंने कहा फ़र्क ये था कि उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है कि अब सारी जमातें अंदर हैं, एक पार्टी बाहर है। तब और अब में ये फ़र्क बता रहे थे। और दूसरा, आर्मी चीफ के दिल में ये हमदर्दी भी मौजूद थी कि मुझे आर्मी चीफ जो है फाइनली नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। और धरनों के दौरान भी आपको पता है कोर कमांडर पिंडी थे उन दिनों जनरल बाजवा जो हैं, तो ये स्टोरी और तरफ चले जाएगी। फिर क्या हुआ, कैसे ये ऊपर आए, क्या मामला बना, कौन सी अदा जनरल बाजवा की नवाज शरीफ साहब को जो है दिल को भा गई, और क्या जमहूरी स्टेटमेंट्स जो जनरल बाजवा धरने को लेकर और वो सारे वावेला जो हुआ था उस वक़्त, बड़ा शदीद शोर उठा था पूरे मुल्क में, उसको लेकर जो वो बहस फिर और तरफ चले जाएगी। मौजू किसी और दिन पे इसको रखते हैं। अब जनाब हुआ ये कि उन्होंने कहा आज के दौर में एक पार्टी अंदर है, बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो बाहर हैं। मतलब सारी पार्टियां अब अंदर हैं और एक पार्टी सिर्फ बाहर है। और एक पार्टी जो है बकौल नजम सेठी साहब वो लड़ चुकी है, उस पार्टी के हाथों 9 मई भी हो गया, वो सारी की सारी पार्टी पूरी रियासती इदारों से लड़ पड़ी और ये सारा। और दूसरा, नजम सेठी साहब ने कहा कि बतौर डीजीआई जो इनको चेंज किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ को, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई रिग्रेट भी है दोनों तरफ। ये बात नजम साहब ने कर दी। यहाँ बाबा जमहूरियत रुक गए। मुझे कहा एक मिनट ज़रा ठहरें। उनका मूड बड़ा अच्छा था और मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बड़े प्यार से बुला रहे थे और पुकार रहे थे। अदरवाइज वो बड़ा रफली ट्रीट कर जाते हैं, कई दफ़ा झिड़की दे देते हैं, कई दफ़ा गुस्सा कर जाते हैं। वो बड़े अच्छे मूड में थे। कुछ शायद म्यूज़िक वगैरह तो नहीं आजकल सुन पा रहे होंगे, रमज़ान मुबारक है, तो कुछ तलावत अच्छे से उन्होंने सुनी होगी, कोई रोज़े रखे होंगे, तो शायद मेरा ख्याल है मूड भी उनका बहुत फ्रेश था। ये सिगार भी वो रोज़े के बाद पी रहे थे। सोमो सलाद के भी पाबंद हैं बाबा जमहूरियत, और एक बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। बहुत सारे लोग उनके पास आ जाते हैं कि बाबा जी बच्चे का नाम रखना है। तो इस लेवल की वो अपने इज्जत और मरात, और उनको पूरे इलाके में जो लोग पजीराई देते हैं वो इस लेवल की है कि अपने नाम, बच्चों तक के नाम, अगली नस्लों तक के नाम उनसे रखवाना पसंद करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा यार इधर रुक जा, ये जो पर्सनल ग्रज है ना, ये ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, ये लॉजिक गलत है।
उन्होंने कहा मैं नजम सेठी साहब को चैलेंज नहीं कर रहा, बहुत महान है, बहुत सीजनड है, बहुत सीनियर है, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा। मैं उन्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर कोई ग्रज हो। हाँ, जो असल दास्तान है उस पे आप आओ ना। मैंने पूछा बताए क्या असल बात है। उन्होंने कहा यार कंसीडरेबल जो चीजें थी जिनको कंसीडर किया गया था वो चीजें थी जो कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए की थी, और वो लॉन्ग मार्च हुआ, फिर इमरान खान पे गोलियां भी चल गई और उसके बाद पिंडी में चले गए, फिर पार्लियामेंट डिसॉल्व और ये सारी चीजें और वो स्टेटमेंट्स और वो सारा कुछ जो 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 हुआ वो कंसीडरेबल था, उसी को कंसीडर किया गया है। और कोई चीज कंसीडरेबल नहीं है कि वो पहले क्या था। ट्रांसफर पोस्टिंग मामूल का काम है, वो होती रहती हैं, उसमें कोई किसी को ग्रज नहीं है, किसी ने उसे कंसीडर भी नहीं किया हुआ और ना उनका मर्तबा है कि उसे कंसीडर किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी चीफ बनने को लेकर 26 को इमरान खान किधर थे आप मुझे बताएं? 26 नवंबर को बाबा जमहूरियत मुझसे पूछ रहे हैं, मरी रोड पे थे, क्या कर रहे थे, क्या बात हो रही थी, सारे उन्होंने पूरा याद मुझे कराया टाइमलाइन के साथ। तो मैंने कहा जी फिर बात कहाँ खत्म हुई? मैंने कहा फिर इमरान खान के नाम पर आप कांटा समझते हैं? उन्होंने कहा यार ये लफ्ज गलत है कांटे वाला। मैंने कहा जो नजम साहब ने पोर्ट्रे किया बैकग्राउंडर देकर, उसका नतीजा ये निकलता था कि कोई रिलीफ नहीं है, फिलहाल कोई रिलीफ नहीं है। उन्होंने कहा यार ये कांटे वाला लफ्ज छोड़ दें, इस तरह नहीं है। इमरान खान के फ्यूचर का फैसला मार्च 2025 में होना है। इनको साथ लेके चलना है, इनको नहीं लेके चलना, इन्होंने जेल में मजीद रहना है, नहीं रहना। उन्होंने कहा अभी फर्ज करें इमरान छूट के आ जाते हैं तो मेरे लिए ये कोई खबर नहीं है। इमरान छूट के आ जाए मेरे लिए कोई खबर नहीं है, अगले 10 दिन में बाहर आ जाए मेरे लिए ये कोई खबर का दर्जा नहीं रखती। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज की कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा इसकी कोई खबर वैल्यू नहीं है, वो इंटरम पे आएंगे फिर पकड़े जाएंगे, 1 साल ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा ये कब डिसाइड हुआ कि 1 साल कोई चक्कर नहीं? उन्होंने कहा जब इलेक्शन अनाउंस होने जा रहा था, इलेक्शन की डेट्स डिले हो रही थी, कभी आ रही थी कभी डिले हो रही थी, 23 के बाद, 23 की बात है, अब आप 24 में बैठे हैं, तो 23 में ये चीजें डिसाइड हो चुकी थी कि 2025 के मार्च में जाके देखना है कि हमने क्या डिसाइड करना है इमरान खान साहब की किस्मत को लेकर या उनके आगे चलने को लेकर। ये सारी चीजें उनका डिसाइडेड है, इस पर अब मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फिर डिसाइडेड क्या आया? उन्होंने कहा ये कांटे वाला लफ्ज छोड़ दें कि कांटा लगेगा नहीं लगेगा, कांटा है नहीं है। मैंने कहा जी क्या, मुझे बिल्कुल बात नहीं समझ आई। उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि इमरान खान ने उनके लिए जो भी सोचा जाएगा वो 2025 के बाद होगा। अब वो किसी भी शिद्दत से कोई जवाब देंगे तो उसी शिद्दत से जवाब वापस आ जाएगा, कोई रेजिस्टेंस करेंगे उसी शिद्दत की रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो तय है सारी चीजें। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सारी उम्र के और सारी लाइफ के जो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की एक दास्तान है और इमरान खान की एक सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की जो दास्तान है, इमरान खान नवाज शरीफ से बहुत ऊपर चले गए हैं। मैंने उन्हें एक सेकंड के लिए जसारत की रोकने की, मैंने कहा आप 1 मिनट ठहर जाएं, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इस पोर्शन को ही अलहदा कर दें, इस टॉपिक को हम थोड़ी देर के लिए अलहदा कर देते हैं। मेरी बात से मुत्तफिक हुए, उन्होंने इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा आपको पता था 2017 में क्रॉस लग गया नवाज शरीफ साहब पे? मैंने कहा जी मुझे बहुत सारे लोग बताते थे। तो उन्होंने कहा वो क्रॉस अब वाजे हो गया? क्या वो क्रॉस वाजे नहीं हो गया? क्या वो नवाज शरीफ की रिटायरमेंट पे खत्म नहीं हुआ? मैंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा यार 2025 तक ये इसी तरह ही है, इसको चलने दें 2025 तक। 2025 के मार्च में आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि अगला क्या होना है और इसका अल्लाह अगला क्या बनना है और इनको लेके चलना है नहीं लेके चलना, कहाँ लेके चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हालात बनते हैं, ये सारी चीजें वो ब्रीफ कर रहे थे। और वो नजम सेठी साहब की बात को डिनाई नहीं कर रहे थे, ना उससे एग्री कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना एक थीसिस पेश किया। उनका थीसिस सिर्फ ये था कि आरिफ अलवी साहब का जमान पार खाना कंसीडर हुआ। अब आरिफ अलवी अपने ऐवान सदर के अंदर कह रहे हैं कि मैं बग्ड हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, मैं बग्ड हूँ, मैं इधर बात ही नहीं कर सकता। और मैं चिट, एक और मजे की बात उस दिन मिस हो गई थी हमसे, बता ना सके। इनके कुछ गेस्ट इनको बजिद थे कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आता हूँ।
तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुझ तक गिफ्ट नहीं पहुंचते, वो तोशा खाना में चले जाते हैं, तो आपके पैसे बच गए हैं, इस तरह शुक्र करें कि अच्छा हुआ आपके पैसे बच गए हैं, मुझ तक कुछ नहीं आना, कोई बबल गम भी लाएंगे, कोई चॉकलेट भी लाएंगे तो वो तोशा खाना में जमा हो जाएगी। और चिट कोई उन्होंने लिख के उस दिन ना दी। उन्होंने, आरिफ अलवी ने कहा मुझे कहते हैं वीडियोस बना लेंगे, आपको स्कैंडलाइज कर देंगे, केसेस बना लेंगे। आरिफ अलवी साहब का दौर जो है वो किसी भी तरह उन्होंने किसी भी दलेरी से या पॉलिटिकली विजडम के साथ, वो शायद उस पर बहुत सारे सवालिया निशान है। मैं कतन कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ना उनका कोई मर्तबा कम कर सकता हूँ ना मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, जो फैक्ट्स हैं वो सिर्फ आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। और सबसे बढ़कर ये कि जब उन्हें पता था कि बर्फ पिघलाने के लिए कौन सा आर्ट और कौन सी कारीगरी की जरूरत है, तो वो उसमें बिल्कुल नाकाम रहे। ऐवान सदर होल्ड करते हुए भी आप बर्फ ना पिघला सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मौका मिलते हुए भी, और आपको सब पता हो, आप बाख्तियार भी हो, आपके पास सारा कुछ हो, फिर ना आप बर्फ पिघला सकें, बुनियादी गलतियां करते जाएं और फैसला साजों को यही तासुर देते जाएं कि आप इमरान के बंदे हैं, आप इमरान के बंदे हैं। आप सदर बन के एक दफ़ा सोचते तो शायद आप बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारी किताब इस पे किताब भी लिखें, बहुत सारे फैक्ट्स बीच में लिखें, ताकि मेरे जैसे जो जर्नलिज्म के तालिब इल्म हैं वो मज़ीद अच्छे से चीज़ों को बता सकें। हम तक तो सिर्फ डॉट्स पहुंचते हैं, उन डॉट्स को कच्चा पक्का कई दफ़ा अच्छा पक्का होता है, कई दफ़ा कच्चा पक्का होता है, वो अपने व्यूअर्स तक हमने पहुंचाना होता है। तो बाबा जमहूरियत ने मुझे एंड पे ये कहा कि यार देख, इन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को भी मामू बना दिया और उमर सरफराज चीमे को भी मामू बना दिया। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा यार गोल्डन नंबर कैसे निकलता है? अगर पंजाब की 7 सीटें हैं जनरल की, फर्ज कर, तो 7 सीटों को पूरी तू तादाद पे डिवाइड कर ले तो गोल्डन नंबर निकल आएगा। ये 52 निकलेगा या 53 निकलेगा, तो 53 वोट चाहिए ना एक सीट के लिए। तो यास्मीन को टेक्नोक्रेट पे जब डाल दिया, तो टेक्नोक्रेट की 2 जब सीटें हैं तो गोल्डन नंबर 185 जब निकलेगा, तो 185 नंबर यास्मीन कैसे लेंगी, बताएं मुझे। और ये मुझे वो पूछ रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को नहीं पूछ रहा कि बताएं मुझे, वो मुझे पूछ रहे हैं कि बताएं मुझे। फिर वो साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने उमर सरफराज को कवरिंग कैंडिडेट रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा इस तरह तो फिर हामिद खान ही जीतेगा, सिर्फ एक सीट ही जाएगी इधर से, हामिद खान ऊपर चला जाएगा। जुल्फी बुखारी का भी 1-2 MP इधर उधर हो गए तो वो भी मसला ख़राब है, और यास्मीन भी फिर मुश्किल है, और फिर बाकी ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तों पे मामला है वो किधर जाना है, ये वो सारा बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन मुद्दा उनका यही था कि आरिफ अलवी का ज़मान पार खाना कंसीडर किया गया, इमरान खान का आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए जितने असबाब किए गए, जितने स्टेटमेंट्स दिए गए, जो गुफ्तगू की गई, जो बातें की गई, वो सारी कंसीडर की गई। इसलिए बाबा जमहूरियत कह रहे थे कि नजम साहब जो कह रहे हैं कि शायद ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो कंसीडरेबल है। असल जो चीज़ें कंसीडर हुई हैं वो ये हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि यार ये कांटे का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें, 2025 मार्च में एग्जैक्ट पता चलेगा कि बात आगे किस तरफ जानी है। और ये तय कब हुआ है? ये 2023 में इलेक्शन की डेट्स जब अनाउंस वगैरह हो रही थी तब तय हो चुका था कि सूरत हाल किस तरफ जानी है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।